तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपना मूल विधि का हम एक्ट देख रहे हैं। मूल विधि का हम एक्ट देख रहे हैं। एक्ट में हम क्या देख चुके हैं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम देख चुके हैं और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 हम देख चुके हैं। अब आज हम देखेंगे स्त्री अशिष्ट रूपण नियम, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। आज हम इसके बारे में बात करें। 1986 का एक्ट है ये, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना। जितने भी सारे एक्ट कराए जा चुके हैं उनको बहुत अच्छे से देखो, आप कवर करके चलो। और इतनी गारंटी है भाई, वीडियो के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। पहले से जितने भी मूल विधि में कराया उसको सभी को कवर करके चलो। मूल विधि कराई जा रही है, उसके बाद फिर उसके केस कराए गए आईपीसी सीआरपीसी के, उसके बाद फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस। तो मतलब इतना ही यहाँ पर कवर हो जाएगा, उसके बाद आपका कुछ नहीं बचेगा। फिर बाद में आके हम जो प्रीवियस ईयर हुआ था उसमें पूरा हम जीएस का पेपर का जो सेट उठा के उसको सॉल्व करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका वो सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो इसलिए भाई इसी को कवर करके चलोगे। आप वीडियो को देखते रहोगे, बार बार 2-3 बार देख लोगे, अच्छे से कवर, अच्छे से बहुत ध्यान से देखोगे तो आपका यहीं से पार हो जाएगा। ठीक है, इसी में बेड़ा पार हो जाएगा आपको। इसको अच्छे से देख कर चलो। आज हम बात करते हैं अपने नए एक्ट की। तो उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आज का मोटिवेशनल विचार, भरोसा भगवान पर है, भरोसा भगवान पर है तो जो नसीब में लिखा है वही पाओगे। भरोसा भगवान पर है तो जो नसीब में लिखा है वही पाओगे। लेकिन अगर खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेंगे जो चाहोगे। तो भगवान भी क्या है, वही लिखेंगे जो चाहोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने एक्ट की तरफ। और भाई मूल विधि यहाँ पर देख सकते हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और इसके अलावा आप मैथ की सारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है, शॉर्ट मेथड से बहुत ही बेहतरीन वीडियो कराई जा रही है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। आपको सबसे पहले तो जब एक्ट आया है, ठीक है ना, जब एक्ट आया है जिस डेट का है, जिस ईयर का है, जैसे ये है 1986, इसको जरूर याद रखना है। क्योंकि बहुत एग्जाम ऐसे हुए जिसमें केवल यही पूछा गया कि वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ था, कब आया था। ये जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया था, 1960 1961। तो इस तरीके से कई बार प्रश्न पूछे गए। तो इतने इसको तो बहुत अच्छे से याद करके चलना, ठीक है ना। पता नहीं है एग्जामिनर का, क्या पता किस तरीके से पूछ ले। कभी आप इसको अंदर से डीपली बहुत अच्छे से पढ़ लो और ये चीज़ छोड़ दो। तो इसको बहुत अच्छे से याद करके चलना। और जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे, बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, उतना ध्यान करके चलो। यहाँ से प्रश्न पिछली बार यूपीएसआई में पूछे गए और अदर एग्जाम में भी यहाँ से पूछे गए हैं इस एक्ट से। सबसे पहला क्या है, कब आया था? अधिनियम का नाम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। क्या नाम है इसका? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। मतलब स्त्री का रूपण आप इस तरीके से नहीं करोगे ताकि अशिष्ट, एक तो होता है शिष्ट, शिष्ट मतलब शिष्टाचार, एक होता है अशिष्टाचार मतलब जो शिष्टाचार के विरुद्ध हो, ठीक है, जो अशिष्ट हो। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह 2 अक्टूबर 1987 से लागू है। यह कब लागू है? 2 अक्टूबर 1987 से लागू है। कम से कम आप 1986 तो इसका ध्यान ही रखोगे, ठीक है ना। यही उम्मीद है कि इतना तो कम से कम याद रखोगे। और अगर आप ये याद रख सकते हो कि 2 अक्टूबर 1987 से लागू है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये डेट कम ही पूछी जाती है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट ही होते हैं जैसे उनकी पूछी जाती है। बाकी जैसे एक्ट है इसमें कमी पूछी जाती है, इसके जो अंदर है उसको ज़्यादा पूछा जाता है। पिछली बार के एग्जाम को भी हमने देखा है तो उसमें यही आया है, ठीक है। जो इसके अंदर है उसको पूछा गया है। देखते हैं हम क्या है इसके अंदर जो दिया गया है, इसकी धाराएं। इसमें धारा 2 क्या बताते हैं? धारा 2 के अंतर्गत है परिभाषाएं। परिभाषाएं क्या? जैसे विज्ञापन, विज्ञापन के अधीन कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, मतलब जैसे लेबल लगा देते हैं, कोई टैग लगा देते हैं किसी वस्तु पर, उस तरीके से लेबल, रेफर या अन्य कोई दस्तावेज या ध्वनि दुनिया गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्यारोपण, मतलब जैसे एक बैलून गुब्बारे में क्या कर दिया, उसमें गैस भरी और उसके ऊपर कोई चित्रण ऐसा कर दिया किसी स्त्री का जो अशिष्ट हो, ठीक है, और उसको छोड़ दिया, तो इस प्रकार का किस में आएगा? विज्ञापन में आएगा। दूसरा क्या है? वितरण। वितरण के अंतर्गत नमूने के रूप में वितरण शामिल है, चाहे वह मुफ्त हो या अन्यथा। भाई कोई वितरण हम कुछ कर रहे हैं, उसमें क्या हो, कुछ ऐसा शामिल हो जो अशिष्ट हो, चाहे वो मुफ्त में दे रहे हैं या पैसों में दे रहे हैं। नंबर 3 इसी में स्त्री अशिष्ट रूपण। स्त्री अशिष्ट रूपण से जाना जाता है स्त्री की आकृति, देखो यहाँ पर परिभाषा दी गई इसकी, आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का ऐसे रीति से वर्णन है जो उसके शिष्ट होने या महिलाओं के चरित्र को कलंकित करने के प्रभाव के रूप में
हो जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोग दूषण अथवा नैतिकता को हानि पहुंचने की संभावना हो। मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से मोहल्ले में या अपने गांव में आसपास में जैसे भी आप चित्रण करते हो, वही चीज़ है यहाँ पर। अगर आप सही सोचते हो वो सही है, और जो गलत सोचते हो वो इसमें अंतर्गत आ जाएगा, अशिष्ट। ठीक है ना, वो क्या आ जाएगा, अशिष्ट। उस तरीके से सोचा जाता है फिर। तो क्या होता है स्त्री अशिष्ट रूपण, स्त्री की आकृति या रूप या उसका शरीर का कोई ऐसा भाग का ऐसा रीति से वर्णन है। ठीक है, जो क्या हो, शिष्ट या चरित्र को कलंकित करने के प्रभाव में के रूप में हो। ठीक है भाई, इसको आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि इसी को सब जानते ही हैं इसको। आगे है लेबल। लेबल से जाना जाता है कोई पैकेट लिखित, चिन्हित, सील द्वारा मुद्रित, रेखाचित्र या कोई सामग्री। जैसे भी बताया कि भाई लेबल क्या, जैसे किसी वस्तु पर कोई पैकेट है उस पर टैग लगा दिया, या उसमें कोई ऐसा चित्रण कर दिया, लेबल लगा दिया। ठीक है ना, उसमें क्या हो, स्त्री का किसी का अशिष्ट रूपण हो, उससे संबंध है। इसके बाद है नेक्स्ट, कोई बॉक्स, पैकेज में क्या है, कोई बॉक्स, कार्टून, टिन या पैकेट शामिल है। कोई पैकेट है या कोई बॉक्स है, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो, इसमें क्या हो, स्त्री का अशिष्ट रूपण हो, तो वो इससे संबंधित। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं, ऑप्शन में आएगा, आप आराम से क्लिक कर लोगे। ठीक है, बस एक बार पढ़ लेना, फिर ध्यान आ जाएगा। आगे देखते हैं धारा 3। धारा 3 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और धारा 3 और 4 पिछली बार एग्जाम में पूछी गई, यूपीएसआई और अन्य एग्जाम में ये पूछी गई हैं, धारा 3 और 4। अब इसमें क्या याद रखना है, कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन ना तो करेगा और ना ही करवाएगा जिसमें किसी प्रकार का अशिष्ट स्त्री अशिष्ट रूपण हो। किसमें कहा गया, धारा 3 में, ना तो करेगा और ना करवाएगा। ना तो 3 के अंतर्गत ना तो करेगा ना करवाएगा। धारा 4, स्त्री अशिष्ट रूपण के अनुसार ऐसी किसी छवि, फोटो आदि का प्रकाशन या डाक द्वारा भेजना जिसमें अशिष्ट रूपण शामिल हो, वो क्या होगा, अवैध होगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ चुके हो, कौन सा वैध होगा कौन सा अवैध होगा। तो किस में कहा गया, धारा 4 में कहा गया ना तो फोटो का ऐसे का कोई प्रकाशन किया जाएगा। पहली बात, धारा 3 में कहा गया ना तो प्रकाशन करेगा ना करवाएगा। धारा 4 में ऐसे किसी फोटो आदि का प्रकाशन ना तो करेगा ना तो प्रकाशन होगा। और दूसरी चीज, ना ही डाक द्वारा ऐसा कोई चीज़ भेजी जाएगी, ना ही डाक द्वारा कोई चीज़ ऐसी भेजी जाएगी। अब जैसे मोबाइल में, ठीक है ना, तो अब मोबाइल को भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले डाक द्वारा भी होता था, और मोबाइल, ऐसी कोई चीज़ नहीं भेजी जाएगी। इसी में पॉइंट है, यदि उसका प्रकाशन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, ये पॉइंट पूछा गया था भाई पिछली बार। ठीक है ना, किसके अंतर्गत है, धारा 4 के अंदर। यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए है तो गैर कानूनी नहीं होगा। यदि उसका देश हित में या धार्मिक रूप से, मतलब अच्छी जगह पर यूज किया जा रहा है, तो उसका किसके अंतर्गत नहीं आएगा, वो अशिष्ट रूपण के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि उसका प्रकाशन विज्ञान के रूप में किया जाए, साहित्य के रूप में किया जाए, कला या शिक्षा, इन चीज़ों में अगर उसका किया जाता है तो वो गैर कानूनी नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। धारा 4 ये पॉइंट पूछा गया था भाई पिछली बार। ठीक है ना, तो यही पॉइंट पूछे जाते हैं, बाकी इसमें कोई इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता कुछ। और ये कब आया था, 1986 को ध्यान रखना। धारा 5 में क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकृत, कोई राजपत्रित अधिकारी, कोई गैजेटेड ऑफिसर अपने स्थानीय सीमाओं के भीतर जहां उसके विश्वास करने का कारण है कि इस एक्ट के अधीन अपराध गठित किया जा रहा है, क्या है कि एक्ट के अधीन अपराध गठित किया जा रहा है, तो वहां प्रवेश कर सकेगा। तो क्या कर सकेगा, वहां प्रवेश कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा, सभी संबंधित साक्ष्य जब्त कर सकेगा। यदि ऐसा कुछ उसको लगता है या सूचना मिलती है, धारा 5 के अंतर्गत उसको अधिकार दिया गया, तो वहाँ पर क्या कर सकता है, वो जाकर तलाशी ले सकता है, और जो भी साक्ष्य उसको मिलते हैं वहाँ से उसको क्या करेगा, जब्त कर लेगा। जैसे रिकॉर्डर, अगर कुछ रिकॉर्डिंग जैसा सिस्टम है भाई, कैमरे वगैरह अगर कुछ लगा, ऐसा कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम रिकॉर्डर, तो उसको रिकॉर्डर को ले लेगा। या रजिस्टर में अगर कुछ रिकॉर्ड रखे जाते हैं जैसे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, रिकॉर्डर, रजिस्टर या पुस्तक, रिकॉर्ड, रजिस्टर, पुस्तक, इस तरीके का फिल्म या रेखाचित्र, इस तरीके का अगर कुछ भी सामान मिलता है उसको क्या करेगा, वो जब्त कर सकता है। ये राजपत्रित अधिकारी के अधिकार में, यदि उसको कोई सूचना मिलती है तो वो तलाशी ले सकता है। कैसे, बिना वारंट के। कैसे ले सकता है वो, बिना वारंट के, मात्र उसको सूचना मिली वो वहाँ पर जाकर अपनी कार्रवाई कर सकता है। अब इसी में एक पॉइंट दिया है, किसी निवास गृह में बिना वारंट के प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी का रहने का घर है, यदि कोई वहाँ पर निवास करता है तो वहाँ पर नहीं जा सकता है कि हाँ हम जा रहे हैं। जैसे होटल वगैरह में ये कर सकता है, जैसे धारा 5 में जो दिया गया है, कहाँ पर कर सकता है, होटल है या धर्मशाला है, ठीक है,
तो ऐसी जगह पर क्या कर सकता है, वहाँ पर तलाशी ले सकता है। लेकिन अगर हाँ किसी का निवास स्थान है तो वहाँ पर तलाशी नहीं ले सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि कोई राजपत्रित अधिकारी इसके अंतर्गत तलाशी ले सकता है क्या, वो यहाँ भी वो होटल में ले सकता है, घर किसी के घर भी ले सकता है। ऑप्शन इनमें से कौन सा है, ए सही है, बी सही है, या एक सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धारा 8, अपराध कैसे होंगे, संज्ञेय होंगे व जमानती होंगे। संज्ञेय होंगे व जमानती होंगे मतलब उसमें क्या होगा, संज्ञेय मतलब बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। और हाँ एक चीज़ और, इसमें जमानत मिल सकती है। ठीक है ना, बिना मजिस्ट्रेट के भी जमानत, थाने से इसमें जमानत मिल सकती है। दोनों चीज़ें, संज्ञेय और जमानती। आगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध सद्भावना पूर्वक की गई किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस चीज़ को समझना, यदि किसी केंद्र सरकार का जो भी कोई राजपत्रित अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी उसके साथ है, अगर वो जाता है वहाँ पर, यदि उसने सद्भावना पूर्वक कुछ ऐसा किया है, ठीक है ना, सद्भावना पूर्वक कुछ ऐसा किया, भाई वहाँ पर तलाशी ली जा रही है, उसने कोई ऐसा सामान उठाया, अब उससे वहाँ का नुकसान हो गया, कुछ टूट फूट गया, ठीक है ना, तलाशी के दौरान, या कुछ और ऐसी चीज़, कोई कीमती चीज़, या मतलब जिसके विरुद्ध केस किया जा सकता है, कोई ऐसा काम वहाँ पर उस दौरान हो जाता है। मतलब कैसे, वो तो सद्भावना पूर्वक कर रहा है, तो उस दौरान उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी, इसमें छूट दी गई है धारा 8 के अंतर्गत। और आगे देखते हैं, केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के लिए नियम बना सकेगी। कौन बना सकेगा इसके लिए नियम, केंद्र सरकार इसके लिए नियम बना सकेगी। अब हमने कितने एक्ट पढ़े भाई, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा महिला अधिनियम, और ये पढ़ा हमने स्त्री शिष्ट रूपण अधिनियम। इसमें जो दहेज वाला है, दहेज में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। इसके बाद हमने घरेलू वाला पढ़ा है, घरेलू में कौन बना सकता है, संशोधन कर सकता है, केवल केंद्र सरकार, केवल केंद्र सरकार। और हमने इसमें पढ़ा, इसमें भी केवल केंद्र सरकार। तो अभी तक हमने 3 एक्ट पढ़े हैं महिला वाले। एक तो आप ये याद रखना, महिला वाले जितने भी एक्ट हैं लगभग सभी में, लगभग क्या सभी में है, महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध है उसमें जितने भी अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे। और कैसे होते हैं, अजमानतीय। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैसा है, जमानतीय। तो कुछ है उसको याद रखना, लेकिन संज्ञेय तो सभी हैं। कैसे हैं, संज्ञेय सभी अपराध हैं। और अभी तक हमने 3 पढ़े, जिसमें दहेज वाले में क्या दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। और घरेलू हिंसा महिला अधिनियम, इसमें केवल केंद्र कानून बना सकती है और संशोधन कर सकती है। और आपका स्त्री शिष्ट रूपण अधिनियम 1986, इसके अंतर्गत भी केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है और संशोधन कर सकती है। तो ये हमारा भाई यहाँ तक था, इसको ही बस आप पढ़ लेना, बाकी इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। और 1-2 एक्ट बचा है महिला वाले में, इसके बाद हम उसको करके फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मूल विधि बिल्कुल ऐसे ही करके आनी है 100%। मूल विधि में 100% रिजल्ट देना है, कितना, 100%। और भाई इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाओ और मैथ की वीडियो देखो। मैथ में भी भाई कोई प्रश्न गलत नहीं करना है, मैथ का टारगेट लेके चल रहे हैं 100%। मूल विधि और इसमें 100% करके आना है, कितना, 100% करके आना है। बस आपको इतना है, कंटिन्यू देखते चलो, कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हो। और बहुत अच्छे तरीके से कराया, शॉर्ट मेथड से, ऐसा नहीं कि हाँ बस हमने समझा दिया आपने करा नहीं, ये नहीं, इतने बढ़िया मेथड से कराया जा रहा है कि अगर हमें 30 सेकंड मिल रही है एक प्रश्न के लिए तो हम उसको 10 से 15 सेकंड में निपटा रहे हैं। बाकी समय जो बचेगा हमारा वो अगले प्रश्न के लिए बच जाएगा और हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और भाई जितनी भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में, करंट अफेयर्स हो, मूल विधि हो या आपकी मैथ की हो, सारी वीडियो देखते चलें। धन्यवाद सभी को, राम राम।